हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जिन्होंने वो नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक्स रह गए थे, जो मार्च मंथ में न्यूज में रहे थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए कुछ टोटल 20 एक वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस लेके आती हूँ रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, बट उससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम डिस्कस करते हैं, जिससे भी 10 से 12 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस हमारे एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो आपका एक तरह से आपका जो पूरा ओवरऑल करंट अफेयर रहता है, जिसमें से क्वेश्चन डिराइव हो सकते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि वो हर एक टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूं। अगर उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हूं। तो आज होगा पार्ट 2 ऑफ मार्च करंट अफेयर्स 2024। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर कि जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई का कोर्स हमारी ऐप पे लॉन्च हो चुका है, और ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले से जाके भी, प्ले स्टोर से जाके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और एट अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ 499 ये दोनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज PM has been awarded the Order of the Druk Gyalpo, the highest civilian award of which country? तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी को एक कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, और उस अवार्ड का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रक गैल्पो। आपको बताना है कि वो किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेपाल, मलेशिया, भूटान और म्यांमार। तो रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी भूटान के दौरे पे थे, और भूटान की गवर्नमेंट ने उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, दैट इज दिस। और भूटान की अगर कैपिटल की बात करें तो दैट इज थिम्पू। कैपिटल्स भी इंपॉर्टेंट होती है, जेकेएसएस भी पूछता है, जेकेपीएससी भी पूछ लेता है, क्योंकि जो भी कंट्रीज न्यूज में रहती है ना, उनकी कैपिटल्स आपको पता होना जरूरी हो जाता है। प्रीवियस एग्जाम्स में टर्की की, सीरिया की, इनकी कैपिटल्स पूछी गई हैं। तो जो भी न्यूज में कंट्रीज रही हो, आप उनकी कैपिटल्स को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज द सीला टनल बीन बिल्ट? तो सीला टनल किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बिल्ट हो रहा है? असम, सिक्किम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग डिस्ट्रिक्ट में इस टनल को बनाया जा रहा है, और ये जो टनल है, इट विल बी ऑन इंडो चाइना बॉर्डर। इससे इंडिया और चाइना की जो कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बीआरओ इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 2018 में बात की गई थी इनकी कंस्ट्रक्शन की, 2018 में अनाउंसमेंट हुई थी इस टनल की कंस्ट्रक्शन की। And this is Sela Tunnel, which is in the Kaming district of Arunachal Pradesh at Indo-China border. Next question पूछ रहे हैं, which team has won Pro Kabaddi League? तो मार्च मंथ में प्रो कबड्डी लीग्स के फाइनल्स हुए, और उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2024 को जीता है। एंड द करेक्ट आंसर इज पुनेरी पल्टन। इस साल पुनेरी पल्टन ने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर इस खिताब को जीता है। ठीक है, बात करें प्रो कबड्डी लीग की, तो ये स्टार्ट हुई थी 2013 में। ठीक है, तो प्रो कबड्डी लीग वो स्टार्टेड इन 2013। और बात करें कि कौन सी टीम ने मैक्सिमम बार इसे जीता है, एंड दैट इज पटना पायरेट्स। 3 बार वो इस खिताब को जीत चुके हैं। सो मैक्सिमम टाइम प्रो कबड्डी लीग को जीतने वाली टीम्स जो बन जाती है वो है पटना पायरेट्स, और 2024 में पुनेरी पल्टन जीती है। और प्रीवियस की बात करें तो जयपुर पिंक पैथर ने प्रीवियस प्रो कबड्डी लीग को जीता है। ठीक है, तो हमने 4 से 5 पॉइंट्स इससे रिलेटेड और डिस्कस कर लिए, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस साल का विनर, प्रीवियस ईयर का विनर, कब स्टार्ट हुआ था, और मैक्सिमम टाइम कौन जीता है। सही है, चलें आगे। चलिए, जिब्राल्टर स्ट्रेट कौन सी प्लेसेस को सेपरेट करता है? अब ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी स्ट्रेट, कोई भी आइलैंड, किसी को भी उठा के पूछ लेते हैं। जो चीजें न्यूज में रहती है ना, अक्सर वही पूछी जाती है। अब जिब्राल्टर स्टेट है, ये एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी है, बट यही स्टेट पूछा जा रहा है, कोई और स्टेट नहीं। इसका रीजन है बिकॉज मार्च मंथ में यहां पर एक सबडक्शन जोन को पाया गया था। सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन क्या होती है? ये वो प्लेस है जहां पे 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ठीक है, और इसी से वेरियस जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर जो है, पहाड़ हो गए, आइलैंड्स हो गए, या रिफ्ट वैलीज हो गई, वो बनती हैं। ठीक है, तो सबडक्शन जोन पाई गई है जिब्राल्टर स्ट्रेट के नीचे। आपको बताना है ये किन 2 प्लेसेस को सेपरेट करता है। आप यहां से अच्छे से देख के इसे
गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स को ये सेपरेट कर रहा है? सो इट सेपरेटेड स्पेन एंड मोरक्को, ठीक है, स्पेन एंड मोरक्को को। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। और दो ओशंस को भी करता है, दैट इज अटलांटिक एंड मेडिटेरियन। और इसके लिए निमोनिक आप GAM करके कर सकते हैं, G फॉर जिब्राल्टर, A फॉर अटलांटिक एंड M फॉर मेडिटेरियन सी, ठीक है। सो दो सागरों को ये ज्वाइन करता है, दैट इज अटलांटिक एंड मेडिटेरियन सी। और दो कंट्रीज की बात करें तो दैट इज स्पेन एंड मोरक्को। बढ़े आगे। Who has become the first women sniper of BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में पहली विमेन स्नाइपर, ठीक है, मेल स्नाइपर्स तो बहुत होते हैं पर पहली विमेन स्नाइपर बनी है। स्नाइपर कौन होते हैं? जो शूट करते हैं और उनका टारगेट जो होता है बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है, खुद को एक तरह से डिस्गाइज करके वो शूट करते हैं बड़ी दूर से और उनका टारगेट एक्यूरेट होता है। तो कौन हुई है विमेन स्नाइपर? दैट इज सुमन कुमारी, जो कि बिलोंग करती हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। तो सुमन कुमारी जो है वो पहली विमेन स्नाइपर बनी है BSF की, और इन्होंने BSF को ज्वाइन किया था इन 2021। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि इंडिया का, भारत का पहला गवर्नमेंट बैक OTT प्लेटफॉर्म, OTT ओवर द टॉप, जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट बैक ये सब प्राइवेट OTT प्लेटफॉर्म है। इनको एक तरह से आप कहें इनको क्लियरेंस जरूर चाहिए गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की परमिशन से ये काम जरूर करते हैं, बट गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, कि गवर्नमेंट द्वारा चलाए नहीं गए हैं। जैसे बहुत से चैनल है, दूरदर्शन जो है वो गवर्नमेंट बैक्ड है, ठीक है, बाकी प्राइवेट चैनल्स हैं। उसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म पहला जो गवर्नमेंट बैक्ड है वो किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? केरला, कर्नाटका, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप, जो डायरेक्टली आपके फोन पे आप ओवर द टॉप डायरेक्टली आपके घरों तक विदाउट यूजिंग सैटेलाइट्स वगैरह आपको पहुंचाई जाती है। टीवी वगैरह को यूज किए बगैर आपको डायरेक्टली सारा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग इंटरनेट। सो द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला में पहला गवर्नमेंट बैक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सी स्पेस। केरला गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, ठीक है, सी स्पेस इसका नाम है। और मलयालम सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए इसे किया गया। यू नो कि केरला की जो लैंग्वेज है जो वहां पे प्रिडोमिनेटली बोली जाती है दैट इज मलयालम। सो मलयालम सिनेमा को प्रमोट करने के लिए इस OTT प्लेटफॉर्म को लाया गया है। Who will be awarded the 33rd will be नहीं has been, क्योंकि अवार्ड हो चुका है। So who has been awarded the 33rd सरस्वती सम्मान for the year 2023? ठीक है, 2024 में अवार्ड किया गया है ये, लेकिन 2023 का है। तो किसको अवार्ड किया गया है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो ये लिटरली अवार्ड है जो कि कला के क्षेत्र में आपके कंट्रीब्यूशन के बेस पे ये दिया जाता है, ठीक है। कला के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो अवार्ड है दैट इज सरस्वती सम्मान, उसे दिया जाता है। 22 लैंग्वेज में ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है और ये स्टार्ट किया गया था 1991 में। और जो पहला सरस्वती सम्मान था वो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन जी के फादर, उन्हें पहला सरस्वती सम्मान जो दिया गया था 1991 में। और अगर बात करें कि ये किस फाउंडेशन द्वारा बनाया जाता है, इट इज बिरला फाउंडेशन जो है वो इस सम्मान को प्रोवाइड करती है। के बिरला, के बिरला फाउंडेशन जो है वो इस सम्मान को प्रोवाइड करते हैं। यहां क्या पूछ रहे हैं कि 33rd सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? सो 33rd सरस्वती सम्मान जो है वो दिया गया है प्रभा वर्मा को। किन्हें दिया गया है? प्रभा वर्मा को। और अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो शिव शंकर को दिया गया है, शिव शंकरी। तो देखिए कितने पॉइंट्स हमने जाना सरस्वती सम्मान देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। पहला कब दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, 1991 में स्टार्ट हुआ था। प्रीवियस वाला शिव शंकरी जी को दिया गया है और इस साल जो है वो प्रभा वर्मा जी को दिया गया है, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? केरला से बिलोंग करते हैं। बड़े आगे चलिए। The festival of Navroz is celebrated as the new year of which community? तो मार्च अप्रैल के मंथ में ना बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें बहुत फेस्टिवल न्यूज में रहे हैं और एक उनमें से था नवरोज। नवरोज आपको बताना है न्यू ईयर है, किस कम्युनिटी का न्यू ईयर है? बुद्धिस्ट, पारसी, सिंध की जैनिज्म।
सो नवरोज जो है वो पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर माना जाता है और 2021 मार्च में ये सेलिब्रेट किया जाता है, पहला न्यू ईयर, ठीक है, पारसी लोगों का। नवरोज की अगर हम बात करें, नव प्लस रोज, नया दिन या नया साल, ठीक है। तो पारसी लोगों की जो कम्युनिटी है उनका न्यू ईयर जो है, जैसे हमारे में मकर संक्रांत को समझा जाता है, ठीक है, हिंदू वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1 जनवरी न्यू ईयर नहीं होता, दैट इज मकर संक्रांत। मकर संक्रांत में देसी के हिसाब से जो हमारे फागुन वगैरह जो मंथ होते हैं उनका जो फर्स्ट मंथ है न्यू ईयर की जो स्टार्टिंग है वो वहां से मानी जाती है। अगर हम बात करें पंजाबियों में तो दैट इज सेलिब्रेटेड एज अ बैसाखी, ठीक है। तो यहाँ पर नवरोज जो है वो पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर है, ठीक है। बढ़े आगे। पापीकोंडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पापीकोंडा नेशनल पार्क न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ बर्ड्स की प्रजातियों को फाइंड आउट किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा, तो ये न्यूज में रहा है। आपको ये बताना है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। रिसेंटली सुपरवाइजर के एग्जाम में भी कुछ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लोकेशन पूछी गई थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पापीकोंडा कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहां लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में। What is the theme for वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? देखिए थीम पूछी है, बनाया कब जाता है? 22 मार्च को बनाया जाता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंपॉर्टेंट जो भी डेज होते हैं मार्च मंथ में उन्हें हमने देखा था। तो 22 मार्च को हर साल वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। मकसद होता है लोगों को अवेयर करना रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो आपको यह पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे का इस साल क्या थीम रही है? वैल्यूइंग वाटर, वाटर फॉर पीस, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ground water making invisible visible, and the correct answer is water for peace. So इस साल की जो थीम रही है वर्ल्ड वाटर डे की, दैट इज वाटर फॉर पीस, ठीक है। और 21 मार्च की बात अगर हम करें तो 22 को बनाया जा रहा है वर्ल्ड वाटर डे, 21 मार्च को बनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। दोनों आसपास ही हैं। 21 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और 22 को वर्ल्ड वाटर डे, और थीम क्या है? वाटर फॉर पीस। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? आपको ग्लोबल ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है 2022 में वो बतानी है। सो ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसे रिलीज करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जो है वो रिलीज किया जाता है बाय यूएनडीपी। ओके, सो यूएनडीपी द्वारा ये रिलीज किया जाता है। आपको पूछ रहे हैं 2022 का जिसकी रिसेंटली जो है रैंकिंग निकाली गई है उसमें क्या रैंकिंग रही है इंडिया की? सो इंडिया हैज बीन रैंक एज 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। 193 कंट्रीज में से 134 जो है रैंक रहा है इंडिया का। 2021 की अगर हम बात करें उसके प्रीवियस की तो 135 रैंक रहा है। तो एक रैंक की आप एक तरह से कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। और टॉपर्स की कहें, पहली कंट्री पे रही है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे नॉर्वे और थर्ड पे रही है आइसलैंड। सो दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, नॉलेज, पर कैपिटा इनकम। ये 3 क्राइटेरिया रहते हैं, हेल्थ, नॉलेज या एजुकेशन आप कहें, साथ ही लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि बेस्ड होता है किस पे? इट इज बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। इन तीनों चीजों के बेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला जाता है, यूएनडीपी उसे निकालता है। रिसेंटली 2022 की रैंकिंग अनाउंस की गई है जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 134। 2021 की रैंकिंग की बात करें तो इट वाज 135। टॉप कंट्रीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। Which Indian sports person with disability has been declared as the national disability icon by the election commission? It is very important क्योंकि जो भी पर्सन जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया था आइकन फॉर द डिसेबल्स, वो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो कौन है? शीतल देवी, लव वर्मा, मानसी जोशी या कृष्णा नगर?
सो द करेक्ट आंसर इज, आप सबको पता होगा, दैट इज शीतल देवी। शीतल देवी जी को बनाया गया था नेशनल डिसेबिलिटी आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। इन्होंने 2022 में जो एशियन पैरालंपिक्स गेम्स हुई थी वहां पे 3 मेडल्स जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड थे और आई थिंक 1 सिल्वर था। और 2023 में इनको, दैट वाज अबाउट 2022, 2023 में इनको अर्जुना अवार्ड भी दिया गया है। स्पोर्ट्स में जो दिया जाता है अर्जुना अवार्ड भी इनको जो है अर्जुना अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। 2023 के 2022 के एशियन गेम्स में इन्होंने 3 मेडल्स जीते हैं, जो कि 2 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। ठीक है, तो शीतल देवी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं और उन्हें बनाया गया नेशनल डिसेबिलिटी आइकन। अकॉर्डिंग टू स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। तो हर साल रैंकिंग की जाती है वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की, उनकी सिटीज की, उनकी कैपिटल्स की, कि कौन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। और इस साल भी जो रैंकिंग आउट की गई है स्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसमें आपको बताना है सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है। पेरिस, टोक्यो, दिल्ली और बीजिंग। और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली जो है, हमारे देश की कैपिटल दिल्ली, ये कंटिन्यूसली 2018 से 2023 तक वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बनी है। टॉप नंबर पे है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्रदूषित कैपिटल, दैट इज दिल्ली। अगर कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री की अगर हम बात करें तो 3 कंट्रीज की रैंकिंग की गई है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री को बताया गया है बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर है पाकिस्तान और थर्ड नंबर पे हमारा देश भारत। कंट्रीज की रैंकिंग, ठीक है। अगर सिटी की बात करें कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी, कैपिटल तो दिल्ली है, सिटी की बात करें तो वो है बेगूसराय, सिटी ऑफ बिहार। ठीक है, सिटी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दैट इज बेगूसराय ऑफ बिहार। कैपिटल की बात करें तो दैट इज दिल्ली। और कंट्रीज की बात करें तो वो थर्ड 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। और टोटल 134 कंट्रीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और दिल्ली तो हमेशा से पॉल्यूटेड रही है, बहुत टाइम से जो है ये न्यूज में भी रहता है। दिल्ली का पोल्यूशन लेवल, वहां का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर में जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। कभी ऑड इवन कई स्कीम लाई जाती है, कभी इंडस्ट्रीज को बंद किया जाता है, कभी जो फसलों को जो जलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाती है, बहुत सारी चीजें की जा रही है। लेकिन स्टिल दिल्ली जो है, स्टिल इट इज एट अ टॉप ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल्स। स्टैच्यू ऑफ वेलर इज डेडिकेटेड टू whom? आपको बताना है। रिसेंटली इसका आप कहें तो स्टैच्यू ऑफ वेलर जो है उसे बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। आपको बताना है ये किस महापुरुष, या एक तरह से कहे किस पर्सन के ऊपर बेस्ड है, किस पर्सन को डेडिकेट किया गया है। जम्बूनाथ लोधर, उल्फाई, बैरियर, लचित बोरफुकान और अली अख्तर। एंड द करेक्ट आंसर इज वॉरियर लचित बोरफुकान। यह आसाम में बनाया गया है और आसाम में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सराय घाट। ठीक है, बैटल ऑफ सराय घाट हुई थी जब मुगल्स असम एरियाज पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो लचित बोरफुकान ने उनके अगेंस्ट जंग लड़ी थी और मुगल्स को हरा दिया था और उनको कंट्रोल करने नहीं दिया था। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है वॉरियर, और उनको नॉर्थ ईस्टर्न का शिवाजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट का शिवाजी। शिवाजी महाराज के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, बहुत बड़े योद्धा हुए हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का शिवाजी जो है लचित बोरफुकान को माना जाता है, क्योंकि सराय घाट की जो बैटल हुई है मुगल्स के अगेंस्ट, क्योंकि मुगल बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उनको हराने में ये कामयाब हुए थे। आसाम में है और रिसेंटली इनके ऊपर डेडिकेटेड एक स्टैच्यू बनाया गया है और ये न्यूज में रहा है, तो यू नीड टू नो। बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित ऑन महाशिवरात्रि इन JNK? महाशिवरात्रि पे जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो उनको बहुत पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेट करते हैं। उस पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि पे ही आता है। 3 दिन का लंबा ये फेस्टिवल होता है। व्हाट इज दैट कॉल्ड? हेमिस, हेरत, गोल्डन नवचौथ और स्पिटुक गश्चर। सो द करेक्ट आंसर इज हेरत। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूं तो हेरत या हीरत। वो 3 दिन का कंटिन्यू
फेस्टिवल होता है, महाशिवरात्रि पे ही आता है, और इसे एक तरह से एनिवर्सरी ऑफ वेडिंग ऑफ महाशिव और पार्वती जी की जो शादी है उनकी एनिवर्सरी के रूप में इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। और जो कश्मीरी पंडित की कम्युनिटी है वो उन्हें बहुत ही हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाती है फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ 3 days। ठीक है, सो दैट द नेम इज हेरथ। मार्च मंथ में रहती है महाशिवरात्रि, इसलिए ये मार्च की न्यूज में रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर में ये न्यूज में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली स्वर्न इन एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है और जो भी रिसेंटली राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर चुने जा रहे हैं वर्ल्ड की कंट्रीज में, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के रिसेंटली 14th प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है। ममून हुसैन, आसिफ अली जरदारी, आरिफ अलवी, मोहम्मद मियां शुमर। सो द करेक्ट आंसर इज आसिफ अली जरदारी। ये दूसरी बार चुने गए हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। इससे पहले भी वो एक बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है, और वो रहे थे 2008 से 2013 तक। सो इनका एक दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं, आसिफ अली जरदारी। चलिए, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च कीर्ति, व्हाट इज इट्स फुल फॉर्म। तो जो हमारे इस क्वेश्चन से आपको एक और फैक्ट मिल रहा है, मिनिस्टर दैट इज यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर। मिनिस्टर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री को कौन से मिनिस्टर हेड करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पोर्ट मिनिस्ट्री कौन है, हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। उन्होंने लॉन्च किया है कीर्ति, आपको बताना है उसकी फुल फॉर्म क्या है। And the correct answer is खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें 9 से 18 साल के बीच के जो बच्चे हैं ना, उनमें अगर स्पोर्ट्स का कुछ टैलेंट है उन्हें रजिस्टर करना होता है और उनके स्पेसिफिक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसे और ज्यादा आप एक तरह से कहें निखारा जाता है, ताकि आगे जाके ऑस्कर्स और डिफरेंट टाइप्स के जो एशियन गेम्स होती है उनमें हम ज्यादा से ज्यादा अवार्ड अपने देश के लिए ला सकें। तो इसे लॉन्च करने का मकसद है कि 9 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें स्पोर्ट्स टैलेंट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और उसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म पे उनको रजिस्टर करना होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा 9 से 18 साल की उम्र का है वो इस पे रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, उसके टैलेंट को देखा जाएगा और अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक है तो उसे और ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और उसे काबिल बनाया जाएगा ताकि आगे जाके हमारे देश के लिए मेडल वो ला सके। क्लियर है? चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। आईपी इंडेक्स है, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा निकाला जाता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इनके द्वारा ये इंडेक्स निकाला जाता है। रिसेंटली ये निकाला गया है 2024 का। इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है, 41, 43, 42 और 44। टोटल 55 कंट्रीज को रैंक किया जाता है और इंडिया का रैंक रहा है 42 आउट ऑफ 55। टॉप कंट्रीज की बात करें सो दैट इज यूके, यूएस एंड आई थिंक थर्ड इज फ्रांस। यूके, यूएस और फ्रांस। ठीक है, ये उल्टा हो गया है, इट इज फर्स्ट इज यूएस एंड सेकंड इज यूके। हाँ, पहली यूएस है और दूसरी यूके। ठीक है, जाहिर सी बात है यूएस चैम्बर्स निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रैंक यूएस का ही होगा। ठीक है, और इंडिया का क्या रैंक रहा है, 42 आउट ऑफ 55। बुक्स एंड ऑथर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मार्च मंथ में ये लॉन्च की गई है बुक, आपको बताना है इसके ऑथर कौन है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इंडिया की जो रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, इंडिया का गणतंत्र राज्य है जो हमारा देश का, उसके बेसिक, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसकी स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। किन्होंने लिखी है ये, एंड द करेक्ट आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गवर्नर हैं गोवा के। ठीक है, गोवा के गवर्नर है, इसलिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, गवर्नर ऑफ गोवा ने लिखी है ये बुक, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। सो लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज MH-60R Seahawk रिसेंटली सीन इन न्यूज। सिर्फ इतना सा नाम आपको देख के पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये किसका नाम है। क्या ये कोई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, क्या ये मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, क्या ये एम्फिबियस असॉल्ट शिप है, क्या ये स्टिल्थ अटैक क्राफ्ट है।
तो MH-60R Seahawk ये एक मैरीटाइम वेरिएंट है, हेलीकॉप्टर का मैरीटाइम वेरिएंट, कि नेवी में इसको लाया गया, नेवी में कमीशन किया गया, तो मैरीटाइम वेरिएंट है ऑफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ठीक है, डिटेल देखें तो नेवी में इसे कमीशन किया गया है ऑन द March 6, 2024। कहां पर? INS गरुड़ा कोच्चि में, कोच्चि जो हमारा पोर्ट है वहां पे इसे कमीशन किया गया है, एंड इट इज अ मैरीटाइम वेरियर ऑफ आवर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। सो दैट इज इट। इसके साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ मार्च मंथ वो खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स। सो आज के लिए दैट इज इट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।